पर पेजर और वॉकी टॉकी अटैक के बाद ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। ईरान ने इजराइल से कहा है कि एक-एक हमले का हिसाब देना होगा और फिर न्यूक्लियर बम का राग भी छेड़ दिया गया। 2 दिन के सीरियल धमाकों के बाद बेरूत में दहशत का माहौल है। पेजर के धमाके के बाद हिजबुल्लाह की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले फोन, सोलर पैनल और फिंगरप्रिंट डिवाइस में भी विस्फोट की बातें सामने आई। ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की गई। दावा किया गया कि पेजर से ज्यादा इंटेंसिटी रेडियो सेट धमाके की थी। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजर ब्लास्ट से ज्यादा नुकसान दूसरे सीरियल धमाकों में हुआ। अभी तुम जश्न मना लो, अभी तुम हंस लो, क्योंकि आगे तुम बहुत ज्यादा रोने वाले हो। इस बीच इजराइल ने पहली बार खुलकर इन धमाकों पर रिएक्ट किया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने मोसाद को हमले की टाइमिंग पर बधाई दी। इजराइल आर्मी का भी बयान सामने आया। हमारे पास अभी बहुत सारी क्षमता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिन्हें हम भविष्य में अलग अलग स्टेज पर अलग अलग समय पर इस्तेमाल करेंगे। इजराइल के बयान पर ईरान ने रिएक्ट किया, कहा इन हमलों का हिसाब इजराइल को देना होगा, हम बदला लेकर रहेंगे। बात निकली तो न्यूक्लियर वेपन तक भी पहुंच गई। हम परमाणु हथियारों के पीछे नहीं हैं, लेकिन हमें धमकाया जाना गलत है। हम अपने सामने भारी हथियारों से लैस इजराइल को स्वीकार नहीं करेंगे। सीरियल धमाकों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद नॉर्थ इजराइल में लोगों को फिर से बसाने पर है। एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट से लेबनान अलर्ट मोड पर है। हवाई जहाज में यात्रियों के पेजर और रेडियो सेट ले जाने पर रोक लगाई गई। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि लेबनान में अब भी कई लोग पेजर का इस्तेमाल करते हैं। अब रेडियो सेट और वॉकी टॉकी के साथ लेबनान कोई चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि बुधवार को जो धमाके हुए उनमें ऐसा लगा कि लेबनान में कोई सुरक्षित नहीं। घर, कार, मोटर बाइक, ग्रोसरी स्टोर, यहाँ तक कि कैफे में भी अचानक से रेडियो सेट और सोलर एनर्जी सिस्टम में धमाके हो गए। जानकारी के मुताबिक 2 दिन के सीरियल ब्लास्ट में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। इनमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके बताए जा रहे हैं। ये उकसावे वाली कार्रवाई की गई है। इसमें नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये सीरियल अटैक इंटरनेशनल मिलिट्री लॉ के खिलाफ हैं। पेजर और रेडियो सेट अटैक को लेकर मिडिल ईस्ट के कई मुल्क लेबनान के सपोर्ट में आ गए हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन देश के बिना इजराइल के साथ संबंध नहीं सुधर सकते। तुर्की की तरफ से कहा गया कि लोगों को अब ये पागलपन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फिलिस्तीन के साथ साथ इजराइल का भी भविष्य खराब हो रहा है। ब्रिटेन में लेबनान के राजदूत ने भी सीरियल ब्लास्ट पर नेतन्याहू को घेरा। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और इस बार फिर से इस तरह के हमलों को अंजाम देकर पूरे इलाके को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसे हम कई साल से टालने की कोशिश कर रहे थे। जिस वक्त इजराइल को लेकर बयानबाजी हो रही थी, उसी दौरान इजरायली फोर्स ने साउथ लेबनान में एक बार फिर से हवाई हमलों को अंजाम दिया। ये हमले खैम, ताइबे और मेस अल जबाल इलाकों में किए गए। इस बीच फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। इस रेजोल्यूशन में फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के अवैध कब्जों को हटाने की मांग की गई। इस वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या की साजिश नाकाम। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी का दावा, 3 टॉप लीडर्स को मारना चाहता था ईरान। इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी को देखने वाली एजेंसी सिनबेट के मुताबिक ईरान ने नेतन्याहू के साथ साथ रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सिनबेट डायरेक्टर रोनेन बार की हत्या का प्लान बनाया था। शॉकिंग बात यह है कि इसके लिए इजरायली बिजनेसमैन को यूज किया, जो तुर्की में काफी वक्त बिता चुका है। इसी शख्स की गिरफ्तारी के बाद हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। इजरायली एजेंसी के मुताबिक इस प्लान को पूरा करने के लिए अप्रैल में तुर्की के नागरिक अंद्रेई फारूक असलान और गुनीद असलान ने इजरायली व्यवसायी से संपर्क किया। इजरायली बिजनेसमैन को तुर्की के शहर समदांग में बुलाया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के शख्स को 2 बार ईरान भेजा गया, जहां उसकी मुलाकात ईरान सिक्योरिटी ऑफिशियल से हुई और यहीं पर नेतन्याहू की हत्या का प्लान डिस्कस हुआ। इजरायली बिजनेसमैन ने किसी भी गतिविधि को शुरू करने से पहले $10 लाख मांगे थे। इजरायली एजेंसी ने बताया कि ईरान लगातार इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि इस साजिश में हिजबुल्लाह शामिल है या नहीं, इसको लेकर कोई डिटेल्स नहीं दी गई। रूस यूक्रेन वॉर के बीच मॉस्को की बारूद फैक्ट्री से एक नई डिटेल सामने आई है। पता चला है कि रूस में हर महीने लगभग 5 दर्जन मिसाइलें बन रही हैं। फोर्ब्स यूक्रेन की रिपोर्ट ने रूस के मिसाइल प्रोग्राम पर खुलासा किया।
रिपोर्ट कहती है कि रूस के पास बारूद की कोई कमी नहीं है। वो एक महीने में 56 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन्स का निर्माण कर रहा है। इन्हीं के चलते वो लगातार यूक्रेन की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि रूस एक महीने में 42 से 56 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाता है। इसी तरह 30 दिन में 90 से 115 क्रूज मिसाइलें बन रही हैं। यानी हर दिन करीब 3 से 4 मिसाइलों का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा ईरान के शाही ड्रोन्स वाली यूनिट भी 500 से ज्यादा ड्रोन्स तैयार कर रही हैं। रूस की मिसाइलें पूरे यूक्रेन को कवर कर सकती हैं। कई बार तो ये मिसाइलें पोलैंड के बॉर्डर के पास जाकर भी गिरी हैं। इसके चलते नेटो और रूस के बीच तनाव के हालात बन गए हैं। हालांकि रूस बार बार कहता है वो नेटो से ही जंग लड़ रहा है, क्योंकि 32 मुल्कों का ये मिलिट्री अलायंस लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस ने अभी यूक्रेन के जेपोरेजिया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इसे लेकर यूनाइटेड नेशंस की संस्था ने कहा कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और रूस के हवाई हमले यूक्रेन की पब्लिक हेल्थ के साथ एजुकेशन और इकोनॉमी के लिए खतरा बन रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन की संसद ने एक बड़ा फैसला लिया है। वहां पर 300 शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। उन शहरों का दरअसल संबंध सोवियत संघ से या फिर पुराने रूस के साम्राज्य से बताया जाता है। यूक्रेन वॉर में मेड इन इंडिया तोप के गोले इस्तेमाल होने की खबर आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि यूरोप के रास्ते ये गोले यूक्रेन पहुंचे हैं। तो क्या वॉर जोन में इंडिया की एंट्री हो गई है? खबर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि वॉर जोन में इंडिया अब एक न्यूट्रल भूमिका निभा रहा है। लेकिन रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन भारत में बने तोप के गोले का प्रयोग कर रहा है। भारतीय हथियार निर्माताओं ने इन गोलों को यूरोपीय देशों को बेचा था, बाद में इन्हें यूक्रेन भेज दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस की तरफ से आपत्ति जताने के बावजूद भारत ने व्यापार रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में सूत्रों और सीमा शुल्क के डेटा के आधार पर कहा गया है कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए इन गोलों का ट्रांसफर बीते 1 साल से हो रहा है, जबकि भारतीय हथियार निर्यात नियम के मुताबिक इन गोलों का इस्तेमाल सिर्फ वही देश कर सकते हैं जिन्होंने इसे खरीदा है। इन गोलों को एक दूसरे देशों में ट्रांसफर करने पर भारत भविष्य में बिक्री पर रोक लगा सकता है। रिपोर्ट में 3 भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि कम से कम 2 बार रूस ने इस मसले को उठाया है। हालांकि भारत पहले कह चुका है कि उसने यूक्रेन को गोला बारूद नहीं बेचा। यूक्रेन को भारत का गोला बारूद सप्लाई करने वाले देशों में इटली और चेक रिपब्लिक है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि ये उसको दान में दिए गए या फिर बेचे हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपनी लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल की डिटेल शेयर की है। मिसाइल टेस्ट के बाद कोरिया प्रायद्वीप में हड़कंप मच गया है। साउथ कोरिया और अमेरिका एक्टिव मोड में आ गया है। क्या नॉर्थ कोरिया अपने 7वें न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर चुका है? क्या इसी के ट्रेलर के तौर पर बैक टू बैक मिसाइलों का टेस्ट हो रहा है? सवाल इसलिए है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने चंद घंटों के अंदर ही अपने मिसाइल प्रोग्राम की लेटेस्ट तकनीक के बारे में दुनिया को बताया है। नॉर्थ कोरिया ने दावा किया है कि बुधवार को उसने जिस हथियार का टेस्ट किया वो बैलिस्टिक मिसाइल एक बहुत बड़े वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। इसके साथ साथ स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल को भी ले जा सकती है। नॉर्थ कोरिया के स्टेट मीडिया के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम हॉसेंग 11 DA 4.5 है। इसमें 4.5 टन की कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाया गया था। हालांकि किम जोंग ने इस साल दर्जनों मिसाइल को लॉन्च किया है, लेकिन अब तक किसी भी मिसाइल प्रोग्राम को न्यूक्लियर टेस्ट के साथ जोड़कर नहीं देखा गया। मगर इतना जरूर है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार रूस यूक्रेन वाले वॉर जोन में काम आ रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने रॉकेट लॉन्चर रूस को पहुंचाया है। किम जोंग ने मिसाइल टेस्ट को डिफेंड किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह ने कहा है कि दुश्मन को देखते हुए अपनी ताकत में इजाफा करना जरूरी है और ये देश की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने एक बार फिर से भारतीय स्टूडेंट्स को झटका दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने वर्क और स्टडी परमिट घटाने का फैसला किया है। कनाडा में आम चुनाव से ठीक पहले पीएम जस्टिन ट्रूडो ने नया दांव चला है। एक बार फिर विदेशी छात्रों के लिए स्टडी परमिट की संख्या कम कर दी है। इसके अलावा विदेशियों के लिए वर्क परमिट भी कम करने और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सख्त करने का फैसला किया है। ट्रूडो ने एक्स पर ये जानकारी शेयर की। कनाडा के पीएम ने लिखा, हम इस साल 35% कम अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट दे रहे हैं। अगले साल ये संख्या 10% और कम होगी। इमिग्रेशन हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन जब कुछ लोग सिस्टम को खराब करते हैं तो हम सख्त फैसले लेते हैं। इस ऐलान के बाद भारतीय छात्र काफी निराश हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स कनाडा जाकर पढ़ने और फिर वहां बसने का सपना देखते हैं।
भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 4.27 लाख छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब स्टडी परमिट की संख्या 5,09,000 से घटाकर 4,37,000 कर दी गई। कनाडा में विदेशियों का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। बदले नियमों से छात्रों को न सिर्फ पढ़ाई के लिए कनाडा जाने में मुश्किल होगी, बल्कि काम ढूंढना भी आसान नहीं रहेगा। पुर्तगाल में ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा आफ्टर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जंगलों की आग को बुझाने के लिए अब सेना को लगाना पड़ा। ये कोई फिल्मी सेट नहीं है जहां आग की वजह से सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये पुर्तगाल का हाल है। जिस वक्त सेंट्रल यूरोप के देश बाढ़ की मार झेल रहे हैं, उस दौरान साउथ यूरोपीय मुल्क बूंद बूंद बारिश को तरस रहा है। ऊपर से गर्मी ने आग का दायरा और बढ़ा दिया। एजेंसियों के मुताबिक उत्तरी पुर्तगाल में कम से कम 100 जगहों पर आग फैली हुई है और इसे बुझाने के लिए सरकार ने हजारों फायर फाइटर्स को तैनात किया है। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर ने फॉरेस्ट फायर को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। इसके चलते अब सेना को आग बुझाने के साथ साथ रेस्क्यू के काम में लगाया गया है। यूरोपियन सैटेलाइट सर्विस के मुताबिक 15,000 हेक्टेयर यानी 37,000 एकड़ का इलाका आग के दायरे में आ चुका है। इसके चलते 2,10,000 लोग सीधा रिस्क जोन में आ चुके हैं, यानी ये कभी भी आग की चपेट में आ सकते हैं। पुर्तगाल की मदद के लिए स्पेन आगे आया है। स्पेन ने 240 सैनिकों को मदद के लिए उतार दिया है। इसके अलावा फ्रांस से 4, इटली से 2 वाटर डंपिंग प्लेन दिन रात आग बुझाने के काम में जुटे हैं। मोरक्को की तरफ से भी मदद के साथ साथ फायर फाइटर्स को भेजा गया है। पुर्तगाल में आग से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुर्तगाल को ग्लोबल वार्मिंग के साथ पारंपरिक खेती छोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यूरोप के कई देशों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का प्रकोप जारी है। हंगरी में तो पार्लियामेंट भी पानी में डूब गई। हंगरी की तस्वीरें देखने से पहले स्पेन की हाहाकारी तस्वीरें देखिए। पूर्वी स्पेन के अल्बासेट प्रोविंस में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। इतना पानी आ गया कि बड़ी बड़ी कार का सपोर्ट सिस्टम क्रैश कर गया। पानी अपने साथ कारों को बहा कर ले गया। हंगरी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी की मार ऐसी पड़ी कि बुडापेस्ट में देश की संसद ही डूबी नजर आई। संसद के आसपास का इलाका भी तालाब जैसा बन गया। वहीं डानुबे नदी उफान पर है। इसके चलते रोड, रेल और फेरी सर्विस बंद कर दी गई। निचले इलाके में ट्राम और मेट्रो लाइन पर भी पानी का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डानुबे नदी का जलस्तर 1 मीटर बढ़ गया। इटली के भी कई इलाके सैलाब का सितम झेलने को मजबूर हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें बाढ़ से त्रासदी की तस्वीरें बयां करती हैं। जानकारों के मुताबिक हजारों लोगों को उत्तरी इटालिया के इमिलिया रोमागना इलाकों से इवैक्यूएट किया गया। इटली के 3 सूबों में नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के पानी की वजह से सैकड़ों लोगों को शेल्टर्स, स्कूल और स्पोर्ट्स सेंटर में रात बितानी पड़ रही है। बाढ़ जैसे हालात के चलते ट्रेन और स्कूल बंद किए गए। अफ्रीकी देश नाइजीरिया की हालत किसी से छिपी नहीं है। यहाँ अब भी बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी बेपटरी है। अब सरकार ने कह दिया है कि 11 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश कैमरून बांध का पानी छोड़ने वाला है। कुछ दिनों पहले नाइजीरिया में एक बांध टूट गया था। उसकी वजह से कम 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए। इस बार पश्चिमी अफ्रीका में 10 साल की सबसे भयानक बाढ़ आई है। कुल मिलाकर 20 लाख से ज्यादा लोगों पर पानी की मार पड़ी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।